हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद होगा कि आप अच्छे होंगे। तो मैंने कल इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बहुत चीज़ें आपको बताई थी। मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा कि प्रारंभिक नगर कहाँ पे था, प्रारंभिक मानव कहाँ पे पाए गए थे, किसकी खेती पहले की गई थी, कैसे हमें उन लोगों के बारे में पता चलता है। तो ये सब मैंने बातें कल के चैप्टर में पढ़ाई थी। उसी के संबंधित ये दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है आखेट खास संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, आखेट का मतलब मैंने कल बताया ही था कि आखेट मतलब होता है कि शिकार। ठीक, तो मतलब शिकार जब पहले के लोग जिस तरह शिकार करते थे और उस भोजन को इकट्ठा करते थे, संग्रह का मतलब हमने बताया था इकट्ठा करना। तो शिकार करके भोजन इकट्ठा करके कैसे उत्पादन तक हम पहुँचे हैं, ये कैसी प्रक्रिया चली है। ठीक, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो लड़का आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है? तुषार है। ये तुषार है, ये एक रेल यात्रा कर रहा है और ये रेल यात्रा करते हुए क्या सोच रहा है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई थी जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोग ने मात्र 1.5 साल पहले रेल की यात्रा शुरू की थी। बस तो इसके कुछ सजग बात आई है। तुषार सोचने लगता है कि जब लोग के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक जगह बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको शुरू ही में बताया था, ये लड़का जो है तुषार है, इसका नाम तुषार है। तो ये जो है अपने एक रिश्तेदार की शादी में जाता है जो दिल्ली से चेन्नई की ओर जा रहा है। तो रेल में वो बैठता है, आगे मतलब खिड़की की सीट उसे मिल जाती है और वो बाहर देखने में, नज़ारे में मगन हो जाता है। और वो जैसे बाहर देखता है, जैसे पेड़ है, पौधे, घर है, खेत खलियान, वो तेजी से पीछे होते जाती है। आपके साथ भी होता होगा, आप भी कहीं जाते होंगे घूमने तो अक्सर आप देखते होंगे बाहर जो इतनी तेजी से रेलगाड़ी चलती है जिससे जो है खेत, पेड़ पौधे, घर, बच्चे पीछे हमारे छूट के जाते हैं। तो यही देखते हुए वह सोचने लगता है कि जब लोगों के पास तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वो यात्रा अब नहीं थी तो वो यात्रा नहीं करते थे और वो एक ही जगह पर अपने जीवन को यापित कर देते थे। तो उसके जो चाचा होते हैं वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। ठीक, तो आगे लिखा है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। हमने कल उन्हीं के बारे में पढ़ा था, पहले लेसन में यही पढ़ा था कि कौन मानव कहाँ रहते थे, कैसे हुए। ठीक, तो उसी के बारे में बता रहा है कि जो 20 लाख पहले मानव रहते थे उनके बारे में तो हम जानते ही हैं। तो उन्हें जो आज उन्हें आखेट खास संग्रह के नाम से जाना जाता है। आखेट खास संग्रह मतलब कि शिकारी खाद को इकट्ठा करते थे, शिकार करते थे और खाने को इकट्ठा करते थे, इस नाम से जाना जाता है। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें ये नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वह जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे। फल, मूल, दाने,
पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। ये सारी चीज़ जो आरंभिक मानव करते थे, इसी वजह से इनको क्या कहा गया है, आखेट खाद्य संग्रह कहा गया है। क्यों कहा गया है? आखेटक का मतलब है शिकार करते थे। जैसे कि मैंने बताया कि प्रारंभिक मानव का जो जीवन था वो शिकार पे ही डिपेंड था। वो शिकार करते थे और वही अपने भोजन के रूप में उसे ग्रहण करते थे। और फिर वो चिड़िया पकड़ते थे, पेड़ पौधे जो अंडे किसी चीज़ जानवरों के मिल जाते थे तो वो इकट्ठा करते थे। तो उसे इकट्ठा करते थे, इसी को संग्रह कहा गया है। तो ये इन लोगों को क्या कहते हैं, आखेट खाद्य संग्रह के नाम से जाने जाते हैं। आगे लिखा है, आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण हैं। जो उस समय के प्रारंभिक मानव हैं, ठीक, वो जो है एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आगे पहला कारण यह है कि वे एक स्थान पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फल और जानवर को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए वह भोजन के तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। ये भी बिल्कुल सही बात लिखा गया है, बताया गया है हमें। अगर आप भी कहीं एक ही स्थान पर रहेंगे तो वहाँ के पेड़ पौधे जानवर का आप शिकार करते रहेंगे तो वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो उस कारण भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे उन्हें जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। दूसरा ये कारण है कि जानवर अपने शिकार के लिए, जो जानवर हैं वो अपने शिकार के लिए, जैसे हिरण के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान, या जो मवेशी है चारा ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए लोग भी इनके पीछे जाया करते थे। ये भी समझ गए होंगे आप कि जब खाने के लिए जो जानवर हैं वो अगर वो अपने शिकार के लिए दूसरे स्थान जाते हैं तो आप भी उसके पीछे जाएंगे कि वो कहाँ गया, उसे ढूंढते हुए जाएंगे कि वो कहाँ गया, क्योंकि आपको उसका शिकार करना रहेगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि चारागाह जो जानवर पाले गए होंगे तो उनके लिए चारागाह का इंतजाम करने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते होंगे। जो शिकारी थे जानवर, उनको ढूंढते हुए भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाया करते थे। ठीक, आगे पढ़ते हैं। तीसरा कारण ये है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहते हैं। ये भी बात है, ये तो आपके साथ भी होता होगा। जैसे गर्मी में आम आते हैं, जाड़े में, अब ये जो मौसम चल रहा है इसमें मौसमी है, अंगूर है, केले हैं। तो इस तरह जब जो मौसम आते हैं तब हमारे फल और फूल जो है बदलते रहते हैं। तो उसके तलाश में भी वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। यहाँ ये मिल रहा है तो दूसरे स्थान पे दूसरे मौसम में वहाँ वो सामान होता होगा। ठीक, और चौथा ये कारण है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी और पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं है। ये तो आप जानते होंगे, क्योंकि बिना पानी के प्राणी जीवित रह ही नहीं सकता। प्राणी क्या, पक्षी है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, बिना पानी के वो जीवित नहीं रह सकते हैं। और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता था। पानी कहाँ मिलता था उन्हें? झील से मिलता था। जो झरने थे या नदी के किनारे उन्हें मिलता था। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी कभी सूख जाता था। कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के बाद ही मिल पाता था। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था।
अब इसमें क्या बताया है कि कई कारण था, जैसे वहाँ का तापमान बढ़ने के कारण जो वहाँ का पानी है वो सूख जाता था। ठीक। और वो कब मिलता था, जब बरसात वहाँ होती थी तभी वहाँ पानी इकट्ठा होता था, तभी वहाँ पानी रहता था। तो इस कारण भी वो नदी और झील की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो घूमते रहते थे। ठीक। तो इस प्रकार से आपको समझ आ गया ना कि प्रारंभिक मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्यों घूमा करते थे और वो कैसे घूमा करते थे, कि किन किन कारणों से घूमा करते थे। आगे बढ़ते हैं। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। ठीक। यहाँ लिखा है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है। आगे पढ़ते हैं। ठीक। पुरातत्ववेदों में कुछ ऐसी वेदों को कुछ ऐसी वस्तु मिलती है जिनका निर्माण और उपयोग आखिर किया करते थे। समूह के लोग ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियाँ और हड्डियाँ औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थरों और औजार आज भी बचे हुए हैं। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डी तथा मांस काटने, ठीक, हड्डी और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियाँ और लकड़ियों के मुट्ठे लगा कर भाले और बाण, मतलब कुछ के साथ हड्डी और लकड़ियाँ जो पत्थर होते थे उसमें हड्डी या लकड़ियाँ के लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ हथियारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के रूप में लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो है ये एक पत्थर है, एक तरीके का पत्थर का औजार है। ठीक। तो यहाँ जो एक प्रारंभिक मानव हाथ आप देख रहे हैं, हाथ है, इस हाथ में वो यही पत्थर है। इस तरीके से पत्थर से ये जो है मिट्टी को पौधों को काटते थे। और जैसे ये देखिए क्या दिख रहा है, ये जो है औजार है और इससे ये जो है जानवरों को खाल को उतार रहे हैं या उसमें काट रहे हैं। इस तरीके से ये आप दोनों पिक्चर आप देख सकते हैं, इसमें दिखा रहा है। पत्थर के औजार का उपयोग बाएं हाथ के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जा रहा है और दाएं ओर जानवर के खाल से वस्त्र को सिलने के लिए उपयोग किया जा रहा है। ये पत्थर के औजार है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आरंभिक मानव के बारे में हम कैसे मिलते हैं, जानकारी कैसे मिलती है। ठीक। पुरातत्ववेदों को कुछ ऐसी वस्तु मिलती है जिसका निर्माण और उपयोग आखिर तक खास संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने कामों के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डी और मांस काटने तथा पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियाँ और लकड़ियों का मुट्ठा लगाकर भाला और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ हथियारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं और लकड़ियों का उपयोग
ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए किया जाता था। मतलब कि जो प्रारंभिक मानव थे उनका हमें जानकारी हमें जानकारी कैसे मिलता है। जो पुरातत्ववेत्ता, मैंने क्या बताया था, पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं? जो खुदाई के समय जो अवशेष मिलता है उसे जो अध्ययन करता है उसे पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। ये मैंने पहले लेसन में बताया था। तो उन्हीं वस्तुओं से जो वस्तुएं उन्हें मिलती हैं तो उनका वो जो है अध्ययन करते हैं और हमें बताते हैं कि जो उस समय के खास संग्रह जो लोग थे उनके पास पत्थर और हड्डियों और लकड़ियों के औजार मिले हैं जिसका उपयोग वो अपने दैनिक कार्य के लिए किया करते थे, जैसे कि फल काटने के लिए, हड्डी को, मांस को काटने के लिए, पेड़ के छालों और जानवरों की छाल उतारने के लिए किया करते होंगे। ठीक, वो लकड़ी का उपयोग एक ईंधन के रूप में भी करते थे, झोपड़ी के लिए भी करते थे और औजार बनाने के लिए भी लकड़ी का उपयोग करते थे। जैसे कि पत्थर का औजार लेकर उसमें लकड़ी या हड्डी लगाकर क्या बना लेते थे, भाला और बाड़ बना देते, जिससे शिकार करने में और पेड़ को काटने में उनको आसानी होती थी। ठीक, ये कुछ देखिए, कुछ पत्थर आपको दिख रहे हैं। ठीक, यहाँ पे भी मानव के हाथ है और ये देखिए ये क्या है, ये एक तरह के पत्थर है, इनके हाथ में है और ये क्या कर रहे हैं, पेड़ को किनारे किनारे से खोद रहे हैं। इस तरीके का पत्थर होगा जिससे ये कार्य करने में आसानी होता है। और ये जो पत्थर है आप देख रहे हैं इसमें भी एक मानव है जो है जानवर की खाल को सिल रहा है ताकि वह वस्त्र के रूप में उपयोग कर सके। तो ये दोनों क्या है, पत्थर के औजार हैं जिसका उपयोग उस समय के मानव किया करते थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना, वो लोग कैसे रहने की जगह को निर्धारित करते थे ये बताना है। ठीक, मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान को पूरा स्थल है जहाँ पर खाद्य संग्रहों के रहने का प्रमाण मिलता है। इसके अलावा भी और कई स्थान पर आखेट खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने ही किए गए हैं। कई पूरा स्थल नदी और झीलों के किनारे पाए गए हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये प्रारंभिक लोग थे, नदियों के किनारे ही बसा करते थे ताकि उनको पानी की सुविधा अच्छी तरह से प्राप्त हो सके। तो चले आज हम देखते हैं मानचित्र, ये हमारा 2 है। अब इसमें पूरा स्थल के बारे में देखते हैं। तो ये जो लाल रंग के त्रिभुज बना हुआ है ये पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। मतलब ये जो है जो ये स्थल है यहाँ पे कौन से लोग पाए गए हैं, आखेट खास संग्रह लोग जो शिकार करते थे वह लोग यहाँ पे पाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे है भीम भेटका गुफा है, ये एक ये भीम भेटका नाम है, वहाँ एक गुफा है, वहाँ पाया गया है। यहाँ एक गुफा है जिसका नाम है कुल गुफाएं हैं। ठीक है, यहाँ एक है उसकी एक गुफा है। यहाँ ये 3 गुफा है जहाँ पे कौन से लोग पाए गए हैं, आखेट खास संग्रह लोग पाए गए हैं। यहाँ के लोग क्या करते थे, शिकार किया करते थे, अपना जीवन जो है शिकारी पर ही निर्भर था और जल नदियों के किनारे ऐसे लोग ज़्यादा बसा। आगे लिखा है क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, क्योंकि उनका जो जीवन था, शिकार जो करते थे वो पत्थर के औजारों से ही करते थे। तो इसलिए वो ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ बहुत अच्छा तरह का पत्थर मिल सके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस साइड में आप देख रहे हैं ये लिखा है भीम बेटका, जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश में है।
इस पूरा स्थल पर गुफाओं व कदराएं मिलती हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहा करते थे क्योंकि वहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। यह गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। तो ये जो गुफा आप देख रहे हैं, तो ये प्रारंभिक मानव थे, वो इन गुफाओं में रहा करते थे। और क्यों रहा करते थे? क्योंकि कभी बारिश हो जाती होगी, कभी आंधी तूफान, कभी जलवायु तापमान अधिक हो जाते थे, तो उनसे बचने के लिए ये गुफाओं में रहा करते थे। ठीक, यहाँ कुछ आपको पिक्चर दिख रहा होगा। ये देखिए, ये ठीक, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये कुछ पिक्चर आपको दिख रहा होगा। ये आप देख के पहले बताइए ये है क्या। आप देख सकते हैं कि ये एक जानवर लग रहा है और ये एक इंसान लग रहा है। ये एक सेल चित्र है। इस चित्र के बारे में बताने क्या है। एक जानवर आपको साफ दिख रहा है कि एक जानवर है, जंगली जानवर, और ये प्रारंभिक मानव होंगे क्योंकि ये उस समय के गुफाओं में मिला है। चलिए, लिखा है जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिलते हैं। ये चित्र जो है उस समय जो ये गुफा है, तो इस गुफाओं के अलग अलग गुफा होंगे, उन गुफाओं के कहीं कहीं पे दीवारों पे ऐसे चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण, जैसे इनमें से जो सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। कौन से चित्र सबसे ज़्यादा कहाँ मिले हैं? मध्य प्रदेश से और दक्षिण उत्तर प्रदेश की जो गुफाएं हैं वहाँ से ये चित्र मिले हैं। ठीक, इनमें जंगली जानवर का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया। ये जंगली जानवर है, उसका बहुत सुंदर तरीके से ये सजाया गया है, चित्रण किया गया है। जानकारी देने के लिए इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो शिकार करते थे, किस तरीके से ये बताया गया है। आगे पढ़ते हैं। पूरा स्थल, आप कहेंगे पूरा स्थल होता क्या है? नहीं, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं यहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तु के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तु का निर्माण लोगों ने अपने कामों के लिए किया था और बाद में वे वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इनमें पुरातत्व के बारे में आपको अलग अलग अध्यायों में बताया जाएगा। सबसे पहले यह है कि पूरा स्थल किसे कहते हैं? जहाँ पर कोई प्रारंभिक मानव द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तु मिलती होगी, जैसे पत्थर के औजार हैं, उनके उपयोग किए जाने वाले बर्तन हैं, या उनका जो जैसे कि इमारतें हैं, तो ये जो वस्तु उनको मिलती होगी तो उस स्थान को ही पूरा स्थल कहा जाएगा जी। अब आगे लिखा है कि आग की खोज, मानचित्र 2 में कुल्लूल गुफा ढूंढें। यहाँ राख के अवशेष मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्य के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवर के दूर भगाने के लिए। सही है। आप भी आग का कई कामों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, रोशनी के लिए भी हम आग का इस्तेमाल करते हैं, जानवर के लिए भगाने के लिए भी करते थे। तो उस समय के प्रारंभिक लोग भी आग का इस्तेमाल इन सभी कार्यों के लिए किया जाता था। चले, आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं ये बताना है। तो आप अपने अपने हिसाब से बताइए कि हम लोग आज आग का इस्तेमाल किस लिए किया करते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं जो हूँ आग का इस्तेमाल जो हूँ खाने पकाने में भी करती हूँ, रोशनी के लिए भी करती हूँ, और जो है कभी कभी कोई ऐसा जानवर है जो
दिखता नहीं है, तो उसे हम देखने के लिए भी आग का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे स्टार्ट करते हैं। नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्ववेत्ताओं ने इनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्द पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व को बताता है। मतलब पूरा पाषाण काल जो है प्रारंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा गया है। ये दो शब्द से बना है। पूरा मतलब प्राचीन या पुराना, पाषाण का मतलब है पत्थर। तो उस समय क्या है कि पत्थर के औजार जो मिले हैं उसके अनुसार, उसके महत्व को उसके अनुसार इसका नाम जो है पूरा पाषाण काल रखा गया है। ठीक, पूरा पाषाण काल 20 लाख साल से पहले 12,000 साल पहले के दौरान माना जा सकता है। इस काल में 3 भागों से विभाजित किया गया है। एक है आरंभिक, मध्यम और उत्तर पाषाण काल युग। मानव इतिहास में लगभग 99% कहानियां इसी काल के दौरान घटित हुई हैं। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलता है, जो पर्यावरण में हल्के फुल्के परिवर्तन हुए हैं, उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर से छोटे छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियां और लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए जाते हैं। मतलब क्या है कि जब पर्यावरण में जलवायु में जो परिवर्तन हुआ उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। ये जो इसका समय जो है 12,000 पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इसमें जो है पत्थर के औजार जो थे छोटे छोटे हो गए थे, इसे लघु पाषाण काल भी कहा गया है। ठीक, ये जो इस पाषाण काल में हड्डियां और लकड़ी के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार भी मिलते हैं। साथ साथ जो पूरा पाषाण काल के औजार भी इसी में बनाए जाते हैं। ठीक, अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव पाषाण युग का मतलब होगा। इनमें कुछ स्थान के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थल के लिए उन नामों का उपयोग करते हैं जो आज प्राचीन है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इसके क्या नाम रहे होंगे। सही बात है। आगे जब आप पढ़ेंगे तो इन सारे काल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये जो चैप्टर का है इसमें ज़्यादातर पूरा पाषाण काल का उल्लेख किया गया है। आगे हम मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे, उसके बाद नव पाषाण काल पढ़ेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। देखिए लिखा है बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। ठीक, इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्र में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गायें
जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। क्या बताया है? तो ये कौन सा काल है? जो 12,000 साल पहले जलवायु परिवर्तन हुआ। तो कौन सा काल है? ये मध्य पाषाण काल है, जिसमें जलवायु का बड़ा बदलाव हुआ, जिसके कारण जो तापमान बढ़ा और घास जो है बढ़ी, और घास को खाने वाले जानवर जैसे हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़, इन सभी की जनसंख्या भी बढ़ी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदत और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे होंगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। मतलब मध्य पाषाण काल में मछली का भी उपयोग किया जाने लगा था। और वो फिर जो ये जानवर है, जो जानवर थे जो घास खाते थे, जैसे हिरण है, बारहसिंगा है, भेड़ है, बकरी, उसे वो पालने लगे थे और अपने समय के अनुसार या अपने जो क्या कह सकते हैं, अपने अनुसार उसको अपनी ज़रूरतों के अनुसार उसका उपयोग किया करते थे। ठीक। आगे लिखा है खेती और पशुपालन की शुरुआत। अब कैसे खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई है ये लिखा है, आप देख रहे हैं। कैसे खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई ये हम आज पढ़ेंगे। वह जो है अपने घर के आसपास जो है घास फूस रख देते होंगे, जिसे जानवर देखकर उनकी तरफ आते होंगे और उन्हें खाते होंगे। ऐसे धीरे धीरे करते करते वो उन जानवरों को पालना शुरू कर दिया और इससे वो पशुपालन बन गए। सबसे प्रारंभिक जानवर को उन्होंने किसे पाला था? वो है कुत्ते को। उन्होंने कुत्ते को पाला था। ये हमारे कुत्ते को उन्होंने प्रारंभिक पशुपालक था, उनका प्रारंभिक पालतू जानवर कुत्ता था। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। घरेलू कलर की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवर की देखभाल करने को घरेलू कलर की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए वे पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवर से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवर का चयन करते थे जिसकी बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों का चुनाव करते थे जिनके दाने जो है बड़े अनाज पैदा होते हैं। साथ ही जिसके मजबूत पहले अनाज के दाने के भार संभाल सके, ऐसे पौधों का बीज को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए इसका जो गुण है सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवर को आगे प्रजनन के लिए चुना करते थे जो आम तौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जो हैं जंगली जानवर और पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवर की तुलना में पालतू जानवर के दांत और सींग छोटे होते थे। ये बात बताया गया है कि इस तरीके से अब अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पालतू जानवर थे और जो बीज वो चुनते थे वो और जंगली पेड़ पौधे और जंगली जानवर में ये छोटी छोटी भिन्नता थी जो आगे चल के बहुत बड़ी बन गई।
जैसे कि जो उस समय के जो लोग जानवर पालते थे उसके दांत और सींग जो थे छोटे हुआ करते थे अक्सर। और वो ऐसे बीज का चुनाव करते थे जिसके दाने बड़े हों, और उसे संभाल के रखते थे ताकि वह उसके जो गुण हो वो समाप्त ना हो। तो इस तरह के इस तरीके से जंगली जानवर और जंगली पौधे पालतू जानवर जो उगाने वाले पौधों में इस तरह करते करते धीरे धीरे इन दोनों में भिन्नता पाई जाने लगी। ठीक, इसमें लिखा हुआ है, ये आप जो देख रहे हैं ये जंगली सुअर और पालतू सुअर के दांत हैं। लिखा है, इन दांतों को देखें, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का है। तो जैसे ऊपर ही बताया ही गया है कि जो वो जानवर पालते थे वो कैसे जानवर पालते थे, जो अहिंसा हो, जो लड़ाई ना करते हो, काटते ना हो, ठीक, और जिसके दांत और सिंग जो है छोटे हो, ऐसे वो जानवर पालते थे। तो यहाँ साफ है कि ये जो होंगे ये जंगली सुअर के होंगे और ये जो है छोटा वाला पालतू सुअर का दांत होगा। ठीक, लिखा है, यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज भी हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल में गेहूं तथा जौ आते हैं। इसी तरह सबसे पालतू और सबसे पहले जो पालतू जानवर बने वो कुत्ता के बाद जो है भेड़ और बकरी आते हैं। ये भी सही है। उसी जमाने से आज भी हम लोग यही कर रहे हैं। जैसे कि उस जमाने में सबसे पहला गेहूं और जौ था, आज भी हम लोग गेहूं और जौ की ही खेती करते हैं ज़्यादातर। उसे फिर जो जानवर है, सबसे पहला जानवर कुत्ता है, तो हम लोग भी एक तरीके से ज़्यादातर कुत्ते को ही पालतू जानवर बनाते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे भेड़ है, बकरी है, जिसके सींग छोटे हैं, दांत छोटे हैं, जो अहिंसा नहीं है, जो काट नहीं सकते हैं, तो इस तरीके से हम वो जानवर पाल रहे हैं। तो वो प्राचीन से ही जो है अब तक ये चीज चला आ रहा है। ठीक, अब शुरू होता है एक नवीन जीवन शैली। लिखा है, तुम किसी पौधों के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इससे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उसकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय पर रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार काटने, जानवर तथा चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडार की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी और फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोज संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उसका उपयोग करते होंगे? आपका जवाब का कारण बताओ। ठीक, यह क्या बताया है हमें कि अब नई जीवन की शैली शुरुआत होती है। वो जो है खेत करना आरंभ कर देते हैं। ठीक, वह जो है एक स्थान पे अब उन्हें रहना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वह आप जब भी कोई खेती करते होंगे तो आप वहाँ बीज को उगाते होंगे, फिर उसे पकने का इंतजार करते होंगे, फिर उसे काटने का, फिर उसके फिर भंडार करने का। तो वहाँ पे कई वर्ष, कई दिन या महीने तक लगते हैं। इसी तरह इन्हें भी
जब कृषि करने लगे तो उन्हें एक स्थान पे रहना पड़ता था। क्यों रहना पड़ता? क्योंकि बीज का जो पक जाए, फिर उसे सिंचाई करना, फिर उसे बीज को लगाना, चिड़िया और जानवरों के से बचाने के लिए उन्हें वहाँ एक स्थान पे उन्हें रहना पड़ता था। फिर उसके बाद जो भी फसल निकलती थी उन्हें भोजन के रूप में भी वो इस्तेमाल करते थे, और बाकी जो बीज थे उन्हें वो बचा कर भी रखते थे। कैसे बचाते थे? जैसे कि कोई मिट्टी का बर्तन होगा, उसमें वो बीज को भर के या कोई ऐसी टोकरी है उसको बांध के मट्टी को खन के उसके अंदर वो दबाकर उन्हें सुरक्षित रखते थे। जानवर चरते फिरते खाद्य भंडार। ठीक, जानवर बच्चे देखते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवर की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालक भोजन का भंडार का एक तरीका था। जो पशु वो पालते थे वो सिर्फ इसलिए नहीं पालते थे कि वो जंगली जानवरों से हमें सुरक्षा दे सके या शौक के लिए नहीं। वो जो जानवर को पालते थे उनकी देखभाल जो करते थे वो एक भोजन के रूप में भी उसका इस्तेमाल करते थे। जैसे जो भी जानवर है, भेड़ है या बकरी है पालते थे तो उनके जो दूध का इस्तेमाल वो करते थे अपने खाद के रूप में, फिर उनसे मांस भी प्राप्त होता था। तो इसलिए भी कहा जा सकता है कि जो वो जानवर पालते थे वो एक तरीके से खाद्य भंडार था। खाद्य मतलब खाने की चीज का वो एक तरीके का भंडार था। ठीक, आपको बताना है कि भोजन के अतिरिक्त जानवरों से आपको क्या क्या मिल सकता है। देखिए, जानवरों से आपको क्या मिलेगा भोजन के अतिरिक्त? एक है कि उसके अगर आप भोजन के रूप में उसे ग्रहण कर लेते हैं तो उसका जो है चमड़ा जो है, जो खाल कहते हैं, उसका हम उपयोग कर सकते हैं वस्त्र के रूप में। उसकी हड्डियों से हम औजार बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कुछ चीज़ जो मिलती हैं। आज जानवर का उपयोग किस लिए होता है? देखिए, आज के ज़माने में आधुनिक काल में जो जानवर का उपयोग जो है निम्नलिखित प्रकार से हो रहा है। जैसे है कि कोई जानवर पशु पालता है, कोई जानवर पशु पालता है किस लिए? व्यापार के लिए। कोई पशु पालता है भोजन के लिए, कोई पशु पालता है जैसे कि इसमें बताया भोजन के रूप में मांस भी हमें प्राप्त होता है, तो इसलिए भी कोई लोग पशु पालते हैं। कोई पशु पालते हैं कृषि करने के लिए, कोई पशु जो जानवर पालते हैं, पालतू जानवर पालते हैं शौक के लिए। तो अलग अलग तरीके से आज के ज़माने में जानवर पाला जा रहा है। अब किसी भी घर में जाएंगे एक ना एक जानवर ज़रूर पाला गया हुआ है। जैसे कि मैंने अपने घर में बिल्ली पाला है जो कि बहुत प्यारी है। तो इस तरीके से आज के ज़माने में बिल्ली का उपयोग किया जा रहा है। जानवरों का उपयोग किया जा रहा है। अलग अलग तरीके से जानवर का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक, ये लिखा है आओ प्रारंभिक कृषि और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 को देखें। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रही हैं? पता है, इसमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषि और पशुपालक का होने का साक्ष्य मिलता है। यह पूरे उपमहाद्वीपों में पाया गया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्व तथा दक्षिण भारत में पाया गया है। वास्तव में यह विशिष्ट स्थान कृषि और पशुपालकों की बस्ती थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई से मिले पौधे और पशु की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि यह
गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप में भिन्न भागों में बहुत सी फसलें उगी जा रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डी की भी पहचान कर सकते हैं। जो हमारे जो वैज्ञानिक हैं आज के, तो जो हमारा कश्मीर है या पूर्व और दक्षिण भारत है, वहाँ पे कुछ अवशेष मिले हैं, जैसे जले हुए अनाज मिले हैं। तो इससे जो हमारे वैज्ञानिक है उस ज़माने के बारे में हमें बता सकते हैं कि उस ज़माने में कैसे कृषि किया जाता था, और कुछ हड्डी से वो उन जानवरों को भी पहचान सकते थे जो कि उस ज़माने में कौन से जानवर पाले जाते होंगे। ठीक, ये हमारे वैज्ञानिक की बहुत बड़ी सफलता है। वो हर एक चीज़ का अध्ययन करके हमें बताते हैं। तो चले आगे के चित्र में हम देखते हैं। चित्र नंबर 2 में देखना है नीले रंग का वर्ग। ठीक, जैसे हमें कहा गया था इस चित्र नंबर 2 पे जाने हैं। हम चित्र नंबर 2 पे आ गए हैं। ये देखिए चित्र नंबर 2 है। ठीक, यहाँ क्या पूछा, वो नीचे क्या लिखा था, नीले रंग के वर्ग। ये है नीले रंग के वर्ग। यह कोई नवपाषाण युग है। ठीक, तो ये कहाँ है, देखिए पहला एक है बुर्ज होम। ठीक, बुर्ज होम है, चिरादा है, किराद है, ठीक ना है, और इसके बाद है महागढ़ है। तो ये जो इलाका है, यहाँ नीचे भी है जो है हनूनर है, ठीक, पय्यमपल्ली है, ये देखो पय्यमपल्ली। तो ये जो इलाका है, यहाँ पे कृषि और पशुपालक के अवशेष मिलते हैं। ये जम्मू कश्मीर का भाग है और ये दक्षिण भारत का भाग है ये, और ये है पूर्वी भारत के भाग में जो है इनके अवशेष मिलते हैं। कृषि और पशुपालक के अवशेष मिलते हैं, जहाँ पर कुछ पालतू जानवर की हड्डी मिले हैं और कुछ जले हुए बीज मिले हैं, जिससे हमारे वैज्ञानिक जो है अध्ययन करके बताते हैं कि इन जगहों पर इनकी खेती और यहाँ पे पशुपालन किया जाता होगा। ठीक, यहाँ लिखा है स्थायी जीवन की ओर। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि पहले के लोग क्या थे, इधर उधर घूमते थे और अपने जीवन जो है शिकार पे ही शिकार करते थे, उसी को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते थे और नदियों की तलाश में, पानी की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान वो जाया करते थे। तो इस वजह से वो एक जगह पे निवास नहीं कर सकते थे। तो वो कौन सा काल था, वो पूरा पाषाण काल था। उसके बाद कुछ परिवर्तन आए। ठीक, जैसे जलवायु में परिवर्तन आए, जैसे घास उगने लगे, उसके वजह से घास खाने वाले जानवर की जनसंख्या बढ़ी। उससे क्या हुआ, लोगों ने कृषि करना सीखा, पालतू जानवर पालना सीखा। तो ये मध्य पाषाण काल आया। ये उसके बाद है नवपाषाण काल। नवपाषाण में क्या हुआ कि लोग अच्छे तरीके से कृषि को उत्पादन के रूप में उपयोग करने लगे थे। जैसे कि वो लोग बीज को संग्रह करते थे और उसे अगले खेती के लिए वो उसको इस्तेमाल करते थे। और जब वो खेती करते थे तो उन्हें खेती करने में कुछ समय लगता ही है, तो उन्हें भी समय लगता था। उसकी वजह से वह जो है वहाँ पे स्थायी जीवन की ओर वो बढ़ने लगे। वहाँ पे रहना पड़ता था कि वो रहेंगे तभी तो बीज को बोएंगे, फिर उसकी सिंचाई करेंगे, फिर पकने का इंतजार करेंगे, फिर जानवरों से बचाएंगे। ये सब प्रक्रिया के लिए लंबा समय देना पड़ता था। तो वो जो है स्थायी निवास की ओर बढ़ चुके थे। इसमें वही लिखा हुआ है। तो पढ़ती हूँ मैं। पुरातत्ववेत्तों को कुछ पूरा स्थलों पर झोपड़ियाँ और घर के निशान मिलते हैं, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान में कश्मीर में जो कि बुर्ज होम है जो वर्तमान में कश्मीर में है। यह लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास कहते थे। इनमें उतरने के लिए सीढ़ी होती थी, इससे उन्हें ठंडी के मौसम से सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पे आग जलने की जगह मिलती है। ऐसा लगता है कि
कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर और औजार भी मिलते हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युग उपकरण से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का नाम युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनमें धार और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मसूल का उपयोग अनाज और वनस्पति का प्रयोग अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का उपयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इसी तरह प्राचीन प्रस्तर युग औजार का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डी से भी बनते थे। इसमें बताया गया है, जैसे मैंने मानचित्र 2 में बताया था, ऊपर जो था कश्मीर के है बुर्ज होम में इन्हें घर और झोपड़ी मिली है। ऐसे घर है जो अंदर की ओर सीढ़ी जाया करती थी, और जो अंदर की ओर सीढ़ी जाया करते थे, तो उनका जो पुरातत्ववेत्ता है उन्होंने अध्ययन किया। उन्हें ऐसा लगता है ठंड से बचने के लिए वो अंदर रहते थे, और जब मौसम परिवर्तन हो जाता तो वो बाहर आते थे। ये कैसे जाना गया कि वो अंदर बाहर किया करते थे, क्योंकि अंदर भी और बाहर भी जले हुए स्थान पाए गए हैं। ठीक, और बहुत सारे ऐसे औजार भी मिले हैं जो पूरा पाषाण युग से अलग है। इसमें कुछ अलग तरीके से पालिश मारे गए, जैसे है ओखली है और मुसल। ठीक, मुसल एक प्रयोग का है कि जिसमें वो अनाज पीसते होंगे, और आज भी हम ओखली पे मसाले पीसते हैं, अनाज पीसते हैं, दालें पीसते हैं। तो उसी समय से हम आज भी इस सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, कुछ और मतलब पत्थर के साथ साथ हड्डियों के भी औजार मिलते हैं, एक बनाए जाते थे। ठीक, आगे लिखा है नवपाषाण युग के पूरा स्थल से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों के रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तन का उपयोग खाने पकाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े को बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाया जाता था। अब नवपाषाण में ऐसे कुछ पूरा स्थल है जहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिले गए हैं। ठीक, और जो है मिट्टी के बर्तन मिले तो हो सकता है तो वो धीरे खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाता होगा, या उसमें खाने को रखने के लिए उपयोग किया जाता होगा। ठीक, वो जो है गेहूँ, चावल और दलिया जैसे अनाज को अब खाने पकाने के रूप में इस्तेमाल करने लगे थे। अब इसी नवपाषाण काल में ही ये लोग जो है कपड़े की बुनाई करने लगे थे। ठीक, सबसे पहले किसकी खेती करते थे? कपास की खेती करते थे। नवपाषाण में कपास की खेती करते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गया होगा? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का कार्य करते रहे थे, वहीं अन्य लोग हजारों साल से धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपने जीवन चलाया करते थे। ठीक, तो ये क्या कह रहा है कि क्या ये जो परिवर्तन हुआ है सबके साथ एक साथ हो गया? नहीं, कहीं अभी भी उस समय कहीं
कोई खेती करना और पशुपालन सीख गया होगा। अब कुछ स्थान पे कुछ लोग शिकार और फल फूल को संग्रह करके ही अपना जीवन यापित करते थे। जैसे जैसे मौसम का बदलाव होता था वैसे वैसे उनके जीवन में भी हल्का हल्का बदलाव होने लगा होगा। ये जो है नवपाषाण काल में ये मिला है बर्तन। तो या तो ये इस बर्तन में वो खाने को इकट्ठा खाने को रखते होंगे या इस पे खाना बनाते होंगे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका उपयोग वो किया करते होंगे, क्योंकि ये नवपाषाण काल में इसका उपयोग किया जाने लगा। आगे पढ़ते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। मेहरगढ़ जो राज्य है कहाँ पे था, दक्षिण भारत की तरफ मेहरगढ़ है। तो उसमें हम लोग जीवन और मृत्यु के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। मानचित्र 2 को देखना है मेहरगढ़ ढूंढे। तो मैं अभी ऊपर आपको ले जाऊंगी मानचित्र में। यहाँ ईरान जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बेलन दर्रा के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभव वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। जो मेहरगढ़ में है, मेहरगढ़ में सबसे पहले जो है स्त्री पुरुष ने जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी को पालना सीखा होगा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर की हड्डी मिली है। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरी की हड्डी है। मेहरगढ़ में किसकी हड्डी मिली है? सुअर, जंगली जानवर, भेड़, बकरी और हिरण की हड्डी वहाँ मिली है। ठीक, मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घर के अवशेष भी मिलते हैं। प्रत्येक घर में 4 और उससे ज्यादा कमरे हैं। इनमें से कुछ संभव भंडार के काम आते होंगे। ठीक, मृत्यु के बाद समानता मृतक के संगे संबंधी उसके प्रति सामान्य जताते हैं। लोगों की अस्थि है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, इसलिए कब्र में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। मेहरगढ़ में क्या लिखा? सॉरी बच्चे, मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्र मिलती है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया है। संभवत है कि इसे परलोक में मृतक को खाने के लिए रखा गया होगा। ये हम लोग सोच रहे हैं। मेहरगढ़ में एक मृत शरीर के साथ बकरी का भी अवशेष मिले हैं। तो ये हम अंदाजा लगा रहे हैं कि उस समय के लोग ये सोचते होंगे, ये कल्पना करते होंगे, ये चला गया है, अब ये जहाँ जाएगा वहाँ पे इसे भोजन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो बकरी को उसके साथ ही दफना देते हैं। कि उनकी ये कल्पना होगी। ठीक, और क्या बताया, मेहरगढ़ में ये चौकोर और आयताकार घर के अवशेष मिलते हैं, जिसमें हो सकता है कि एक कमरा जो है वह खाद्य भंडार का हो, जिसमें खाने को इकट्ठा किया जाता होगा। ठीक, और इस मेहरगढ़ में ही किसके अवशेष मिले? जानवरों के अवशेष मिलते हैं। ठीक, तो ये चीज हमने पढ़ा है मेहरगढ़ के बारे में। अब हम ऊपर चित्र में जाते हैं, मेहरगढ़ के चित्र में जाते हैं कि चित्र नंबर 2 में मेहरगढ़ कहाँ पे है। ये हमने आए गए, ये है हमारे। ठीक, तो आप देख रहे हैं ये मेहरगढ़ है, आप देख रहे हैं ये सॉरी मैंने दक्षिण बताया था, ये पूर्वी भारत में है, पूर्वी भारत की तरफ है। ये मेहरगढ़ है। यहाँ एक स्थान है जहाँ स्थान पाया गया था, जहाँ दर्रा है, समतल स्थान है, वहाँ पे कब्र पाया गया। कब्र के साथ एक बकरी पाई गई और कुछ पालतू जानवरों की हड्डी भी पाई गई। तो इस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा है कि मेहरगढ़ में पशुपालन भी किया जाता था। और यहाँ पे चौकोर आयताकार घर के अवशेष भी मिले हैं। ठीक, जिसमें एक
जो कमरा था वो भंडार के लिए उपयोग में लाया जाता होगा। ठीक, यहाँ लिखा है कि ये देखिए, आप ये देख सकते हैं यहाँ लिखा क्या है, मेहर घर के चित्र हैं जो मेहर घर में प्राप्त अवशेष है। ये इस तरह से घर है। तो लिखा मेहरगढ़ के घर शायद ऐसा देखते हो। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर का क्या संबंध है। इसी तरह हमारे भी घर बन रहे हैं, जैसे कि ये किचन है, ये कमरे हैं, ये बाथरूम है और ये स्टडी रूम है। तो इसी के अनुसार हमारे भी घर बने हैं। तो ये नहीं है कि जो हमारा घर बनता है, जो कृषि है, जो हम पशुपालक कर रहे हैं, ये अचानक से हो गए। ये प्राचीन समय से ही हमारे साथ चलता आया है और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक, और जो खेती भी करना है, जो जौ की खेती है, चावल की खेती है या कपास की खेती, ये हमने नहीं शुरू किया, ये आदि मानव के समय से ही चलता आया है। जो कि इसका विकास ज़्यादातर किस काल में हुआ है, नवपाषाण काल में हुआ है। ठीक, यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है। ठीक, इसमें जो कुछ भी नहीं समझ आया होगा आप हमें बताइएगा, हम बाद में फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, इसमें लिखा है कुछ क्वेश्चन आंसर हम आपको करा देते हैं। जैसे लिखा है वाक्य को पूरा करें। ठीक, और याद करें। आखिर खाद्य संग्रह गुफा में इसलिए रहते थे क्यों रहते थे वो गुफा में, क्योंकि बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, हवाओं से बचने के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए वो गुफाओं में रहा करते थे। ठीक, घास वाले मैदान का विकास। अब घास वाले मैदान का विकास किस काल में हुआ था, मध्य काल में हुआ था। और इसकी जो तिथि है 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले इसका विकास हुआ था। जी, दूसरा क्वेश्चन है, खेती करने वाले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब एक ही स्थान पे लंबे समय तक क्यों रहते थे भाई। कि जब भी आप खुद अपने आप से सोचिए, जब आप खेती करते हैं तो आप एक अपनी खेती को तो छोड़ के नहीं जा सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसमें खेती को पहले उसे बीज लगाना होगा, फिर उसे पकने का इंतजार करना होगा, फिर पकने के बाद उसकी सिंचाई की जानी चाहिए, फिर समय समय पर जानवरों से उसकी सुरक्षा करनी होगी। तो आप ये सब छोड़ के नहीं जा सकते। इसीलिए उस समय के लोग जो खेती करते थे, इसी कारणों की वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें भी बीज को बोना रहता था, उसे पकने का इंतजार करना रहता था और उसके बाद सिंचाई भी करना रहता था। और जो चिड़िया है, जंगली जानवर है, उनसे उनकी सुरक्षा भी करना रहता था। इसलिए वो वहाँ पे स्थायी रूप से बसने नहीं। तीसरा क्वेश्चन लिखा है, पुरातत्ववेत्ता ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। इसलिए मानते हैं क्योंकि मेहरगढ़ में सबसे ज़्यादा जो है पशु पालने के पालतू जानवरों के हड्डी के अवशेष मिले, जैसे बकरी, सुअर, भेड़, गाय आदि जानवर के अवशेष वहाँ मिलते हैं। ठीक, तो इसलिए हो सकता है कि वहाँ के लोग पहले जो है शिकार करते थे। तो जब शिकार करते थे तो हो सकता है कि इस वजह से भी उनका अंदाज़ा हो कि मेहरगढ़ में सबसे पहले जौ और गेहूँ की भी खेती पाया गया है, वहाँ चावल की भी खेती की जा रही है। तो इससे अंदाज़ा किया जाता है पहले जो है शिकार करते थे, बाद में वो क्या है पशुपालन को अपनाने लगे थे। ठीक, ये कुछ सवालों के जवाब थे। ठीक, नंबर 4 क्वेश्चन है, आखिर खाद्य संग्रह एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्यों घुमा करते थे। उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारण में क्या समानता है और क्या भिन्नता है। देखिए, उस जमाने के जो आदिमानव थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे निम्नलिखित कारणों से घुमा करते थे। पहला है जैसे एक भोजन के
तलाश में घूमते थे। जलवायु के कारण उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ता था और फिर पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ता था। ठीक, तो वो इस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते थे। उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारण में समानता और विभिन्नता बताना है। तो हमारी उनकी यात्रा में हमारी यात्रा में समानता लगभग है ही। हम भी जो यात्रा करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जलवायु के कारण भी हम करते हैं, जैसे कि कहीं की जलवायु कारण और कहीं की जलवायु अधिक होने के कारण हम जगह को बदलते हैं। दूसरा समानता ये भी है कि जैसे वो पानी की तलाश में हम पानी की तलाश में स्थान को बदलते हैं, हम कुछ सुविधाओं की तलाश में जगह बदलते हैं। जैसे कि हम ऐसे इलाके में रहते हैं, जैसे ग्रामीण इलाके में जहाँ पे स्कूल नहीं है, चलने फिरने के साधन नहीं है, तो हम एक शहरी इलाका पकड़ लेते हैं ताकि वहाँ पे अच्छी शिक्षा मिल सके, संसाधन मिल सके, हॉस्पिटल मिल सके। तो ये कुछ समानताएं हैं हमारी और उनकी यात्रा में। ठीक, तो इस तरीके से ये समानता हमने बताई है। भिन्नता भी है कि वो जो थे इसलिए उनके में भिन्नता पाई जा रही है क्योंकि वो लोग जो है अपनी ज़रूरतों के लिए अलग हुआ करते थे। अपने खाने को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते, पानी की तलाश में जाते थे। लेकिन हमें तो पानी की तलाश में नहीं जाना रहता है क्योंकि हमारे यहाँ नलकूप है, नलकूप से पानी आता है। तो इसलिए तो हमें तो पानी की तलाश में नहीं जाना पड़ता है। ज़्यादातर हमें शिक्षा की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है। और जैसे एक भिन्नता है, जैसे वो एक स्थान पे रहते थे तो वहाँ के जो प्राकृतिक साधन थे, जैसे फल फूल जो थे खत्म हो जाते थे। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं है, हमारे यहाँ तो सब मार्केट से खरीद के आते हैं। तो ये भिन्नता है छोटे छोटे जो हमारे और उनके घूमने यात्रा। हम लोग यात्रा मनोरंजन के लिए भी करते हैं और कुछ ज़रूरतों के लिए भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे तो सिर्फ एक ही थी, भोजन के तलाश में ही अपने जीवन को व्यापित करने के लिए, अपने जीवन को गुजारने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। लेकिन हम लोग तो यात्रा पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, सुविधाओं के लिए, अन्य चीज़ों के लिए किया करते थे। पांचवा प्रश्न है आखेट खास संग्रह आग का उपयोग किन किन चीजों के लिए करते थे? क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किन्हीं चीज के लिए करोगे? देखो, आखेट खास संग्रह जो लोग थे, आदि मानव हम कह सकते हैं उन्हें, वो आग का उपयोग एक तो आग जलाने मतलब रोशनी के लिए करते थे। दूसरा उपयोग करते थे मांस को पकाने के लिए किया करते थे और जंगली जानवर की सुरक्षा के लिए करते थे। अब इनमें से हम आग का उपयोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं? तो सबसे बेहतर क्षेत्र है कि हम आग का उपयोग जो है भोजन पकाने के लिए ज़्यादातर करते हैं। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है और आप इस प्रश्न का उत्तर अपने हिसाब से भी लिखिएगा, मेरे बताए हुए नहीं करेंगे। तो ये लास्ट का जो है लिखा है, कृषक पशुपालक का जीवन आखेट खास संग्रहों के जीवन से कितना भिन्न था? 3 आंसर बताएंगे। देखो, आखेट खास संग्राहक का जीवन जो था एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने वाला था। ठीक, और जो पशुपालक और कृषक का जीवन था वो स्थायी जीवन था। वो अपने एक स्थान पर ही निवास कर जाते थे और इन्हें भोजन के तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे। ये एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर है, जो कृषक थे, जो पशुपालक थे, वह जो है खेती कर और पशुओं के को पाल कर अपने भोजन को संग्रह करते थे, भंडार को इकट्ठा करते थे, भंडार करते थे। और जबकि आखेट खाद्य संग्राहक जो थे वो शिकार पर ही निर्भर रहते थे, वो शिकार से ही अपने भोजन को इकट्ठा किया करते थे। ठीक, और तीसरा आंसर ये हो सकता है, इन जो आखेट खाद्य संग्राहक थे
वह जो है जलवायु से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, तापमान से, धूप से बचने के लिए, हवाओं से बचने के लिए, मौसम से बचने के लिए गुफाओं में रहा करते थे और इनको कृषि और पशु को पालने के लिए यह जो है झोपड़ी और घरों में रहना आरंभ कर दिया था। तो ये कुछ अंतर है जो कि ये जो है पाषाण काल ये जो है पाषाण काल में हुआ था। हाथ संग्रह और पशुपालक जो है मध्य पाषाण काल से लेकर नवपाषाण तक है, नवपाषाण काल तक है। तो ये कुछ छोटे छोटे अंतर है। आपको अगर नहीं समझ आया होगा तो आप मुझसे फिर से कह के मैं इसे फिर से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ मेरा चैप्टर खत्म होता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसे देखिएगा। ठीक, मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ। मेहरगढ़ जो है वहाँ पे छोटी छोटी बस्तियां पाने लगे थे, ठीक, जो 8,000 साल पहले थी। ठीक, नवपाषाण काल का आरंभ कब होता है? 10,000 साल पहले। ठीक, फिर मध्य पाषाण काल का 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले हुआ था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तारीखें हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ से आज हमारा कुछ आंसर जो है चैप्टर है ख़त्म हो रहा है। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो बताइएगा। ओके, बाय।